जब 2007 में यूपीए की सरकार ने सोचा कि लेट्स हैव एन ओपन लाइसेंस और खुले लाइसेंस में जितने खिलाड़ी आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम सीमित था, इसलिए 1000 खिलाड़ी तो आ नहीं पाएगा। तो इन्होंने क्षमता असेस की कि कम खिलाड़ी आ पाएंगे। दे न्यू बट दे डिड नॉट डिस्क्लोज हाउ मेनी। सितंबर 2007 में इन्होंने कहा कि ओपन लाइसेंस के लिए जो नए खिलाड़ी आना चाहे अपनी एप्लीकेशन दे दें। कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दे दी और इन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2007 तक जो लोग एप्लीकेशन देना चाहते हैं, दैट इज व्हेन द होल कॉलोसल फ्रॉड बिगिंस। और आप लोग क्योंकि वकालत के पेशे से संबंध रखते हैं, आपको बहुत समय नहीं लगेगा इसको समझने में। 1 October 2007 was the date by which applications were invited. Several applications came. अब जितने लोग आए हैं तो उनको कैसे दोगे आप? अब बहुत इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, बहुत बड़े प्लेयर्स आए, क्योंकि एफडीआई इसमें 74% तक अलाउड है। 1 अक्टूबर तक एप्लीकेशंस मंगवाई, लोगों ने 1 अक्टूबर तक दी 2007 में। एप्लीकेशंस लेने के बाद मिनिस्टर साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि जो 25 सितंबर से पहले आई हैं उनको कंसीडर करूंगा, जो 25 सितंबर और 1 अक्टूबर के बाद है उसको रद्द कर दो। जितने इंटरनेशनल मेजर प्लेयर्स थे उन सब की एप्लीकेशंस 25 सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच में थी। नोबडी अप्लाइज ऑन द फर्स्ट डे। लेकिन जो इनके मित्र लोग थे उनको कहा हुआ था बाद में मैं पॉलिसी बदल दूंगा, आप पहले डाल दीजिए। तो इंटरनेशनल मेजर्स जितने थे, they all got disqualified because any application after 25th September is not to be considered. And who are the people who had applied before 25th September? Most of them were real estate people. अब रियल एस्टेट का कोई टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने लाइसेंस ले लिए कि इनको बाजार में बाद में ट्रेडिंग करेंगे, लाइसेंस बेचने में सुविधा मिल जाएगी। अब 25 सितंबर से पहले भी बहुत लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था। इन्होंने तय किया कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंसेस देंगे, 122 सर्कल्स देंगे। लेकिन देश भर में अगर देखा जाए तो वो 9 लाइसेंसेस एट एन ऑल इंडिया लेवल बनते हैं। दीज आर 9 पार्टीज। दिल्ली अलग सर्कल है, वेस्टर्न यूपी अलग है, ईस्टर्न यूपी अलग है, तो वो अलग अलग सर्कल माने जाएंगे। तो 27-28 सर्कल बना के एक सर्कल पूरा ऑल इंडिया लाइसेंस बनता था। तो 9 पार्टीज वर गिवन। अब ये 9 में से अधिकतर उनको मिले जिनका टेलीकॉम से दूरदार से कोई रिश्ता नहीं था, जिनका टेक्नोलॉजी बिजनेस से कोई रिश्ता नहीं था। कुछ ऐसे थे जो पहले इस टेक्नोलॉजी लाइन में आ चुके थे, अपने प्रीमियम के ऊपर लाइसेंसेस बेच के बाहर जा चुके थे। उनको लगा सेकेंड राउंड में भी ट्रेडिंग कर लो। So the minister enabled these traders to come in. अब जो 9 ऑल इंडिया लाइसेंसेस देने और एप्लीकेशन आपके पास 20-30 आ गई। अब उन्होंने दूसरी पॉलिसी बनाई और वो 2 बजे दोपहर को अनाउंस की कि लाइसेंस आपको दिए जाएंगे और लाइसेंस उसको दिए जाएंगे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेस पे आकर पहले पैसे जमा करवाएगा। तो दोपहर के 2 बजे डीओटी के दफ्तर के नीचे एक आदमी, वो जो लोग थे जिनको ऑफर देनी थी, वो लेकर आ गया। जो ऑपरेटर्स थे, ये सीबीआई जो एविडेंस इकट्ठी कर रही है ये कर रही है। सम ऑपरेटर्स ब्रॉट मसलमैन कि मुझे पहले मिल जाए और इनको मैं रोक दूं। वहां मारपीट शुरू हुई, छीना झपटी शुरू हुई और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कुछ लोगों ने अपने लाइसेंसेस ले लिए और 1651 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट बना के लाएंगे, वो जमा करेंगे। इससे पहले तो उनको मालूम नहीं था उनको दिया जाएगा। लेकिन जो फेवरेट 9 थे उनको पहले से सूचना थी। वो 2 दिन पहले से ही बैंक ड्राफ्ट बना के रखे हुए थे उन्होंने जेब में। 2 बजे लिए और 2:15 बजे तक 9 लोगों ने जाकर जमा करा दिया और बाकी लोग गए बैंक्स में, गए ड्राफ्ट बनवाने के लिए। और इन लोगों को तुरंत
टेलीकॉम लाइसेंसेस दे दिए गए और स्पेक्ट्रम का एलोकेशन दे दिया गया। स्पेक्ट्रम के लिए उन्होंने 1651 जमा करवाए। अब ये 1651 कैसे कैलकुलेट किया आपने 2007-2008 में? द 2001 प्राइस इज व्हाट दीज फेवरेट 9 विल हैव टू पे। तो 2007-8 में आपने 2001 की कीमत दी। जब मैंने आपको उदाहरण दिया कि 0.8 टेली डेंसिटी अब 65% हुई, तो सन 2001 में 25% होगी। एक्सपेंशन तो इन वर्षों में हुआ। और जब टेली डेंसिटी कम थी, टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम की कीमत कम थी। When the market has grown, the value of spectrum has grown. जैसे रियल एस्टेट की कीमत बढ़ती है, स्पेक्ट्रम की कीमत बढ़ गई। अब 74% इक्विटी अलाउड थी फॉरेन। तो झट से जिन्होंने ये लाइसेंस मिले, उनमें से कुछ लोगों ने, लाइसेंस वाज अ पीस ऑफ पेपर, स्पेक्ट्रम वाज अ वैल्यूएबल एसेट व्हिच दे वर एंटाइटल्ड टू गेट, दे पेड 1651। तो टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी 1651 करोड़ की थी। इस 74% एफडीआई पॉलिसी का इस्तेमाल किया, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जिन्होंने 25 सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच में एप्लीकेशन डाली थी, जो सब डिस्क्वालीफाई हो गए थे, who were reaching to get into India, instead of auctioning the spectrum at the best price, now these people started a private auction कि अब मेरे हाथ में ये आ गया, मेरा कौन पार्टनर बनना चाहता है। तो एक कंपनी जो रियल एस्टेट कंपनी थी, उसका 74% पार्टनर कोई बना। तो 1651 का कल आपने लिया है, आज आपको 1651 में पार्टनरशिप मिलेगी? नहीं। द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट 1651 crore वर्थ ऑफ स्पेक्ट्रम वाज असेस्ड एट $2 billion, विच इज 9,500 crores। तो 1651 में खरीदा और 74% ऑफ 9,500 crore यानी 7,500 करोड़ में उसका 74% उसी दिन अगले दिन बेच दिया। एक ने 60% बेचा तो उसने 60% ऑफ 60% ऑफ 9,500 करोड़ बेच दिया। सो द वैल्यू ऑफ द स्पेक्ट्रम इज व्हाट द मार्केट इज विलिंग टू गिव। नाउ इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग द वैल्यू इन द मार्केट इन 2007-2008 by a public auction, you by a private arrangement gave it to this man, and this man then held an auction, a private auction, and found the best price and gave it to him. So market value उस वक्त असेस हुई 9,500 करोड़ by this limited method। तो पहला सीएजी क्या कहती है कि भाई अगर आप एक्चुअल वैल्यू डिटरमिन करो, इससे पहले टीआरएआई की रिकमेंडेशन आई, और टीआरएआई की रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा द 2001 प्राइस कैन नॉट बी अ बेसिस, द प्राइस एट विच इट शुड बी गिवन इन 2007-2008 शुड बी अ प्राइस डिटरमिन्ड बाय अ मार्केट मैकेनिज्म, एंड मार्केट मैकेनिज्म इज कि बाजार उसकी क्या कीमत देने को तैयार है। अब वो आपने किया नहीं, प्राइवेट अरेंजमेंट से आपने इनको दे दिया, और इनको देने के बाद पहला कैलकुलेशन सीएजी ने यह किया कि जिसने 74% बेचा उसकी अगर कीमत लगा ली जाए तो क्या कीमत बनती है स्पेक्ट्रम की, जिसने 60% बेचा उसको असेस कर लिया जाए। सीएजी हैज नॉट सेड दिस इज द वैल्यू, सीएजी हैज गिवन 4 डिफरेंट फॉर्मूलास। फिर सीएजी ने कहा कि 3G स्पेक्ट्रम इसके कुछ दिन बाद आपने नीलाम किया, उसकी जो पब्लिक ऑक्शन हुई 3G की कीमत को अगर बेसिस बना लिया जाए, सो द मनी विच यू हैव लॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन दिस 1651 एंड द मार्केट प्राइस फॉर दीज 122 सर्कल्स, दैट इज 9 ऑल इंडिया लाइसेंसेस, if you take the 3G value as the value, the difference is 1,76,000 crores. If you take the 74% player, the difference is 68,000 crores. तो किसी भी बेस पे ले लो, 60,000, 70,000, 1,76,000 करोड़, ये लॉस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और इन 9 प्लेयर्स में से कोई एक ने छोटी सी सर्विस शुरू की है, बाकी 8 ने सर्विस भी शुरू नहीं की, वो केवल स्पेक्ट्रम बेचने में, ट्रेडिंग में लगे हैं। अब इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल फ्रॉड, आप इसकी कल्पना कीजिए कि आप उस स्टेज पर इसको कर रहे हैं जबकि दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन था,
टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे सो दैट द बजट्स आर बैलेंस्ड। हमारा फिस्कल डेफिसिट स्काई हाई था। फिस्कल डेफिसिट कुड हैव कम डाउन बाय 2 to 3% if this public asset had not been converted into a private profit. और आपने इस टेलीकॉम रेवोल्यूशन को, जिसके ग्लोरियस एस्पेक्ट्स मैंने आपको बतलाए कि हाउ वी हैव इंक्रीज्ड द टेली डेंसिटी, हाउ वी एक्सपेंडेड द सर्विस, हाउ वी मर्ज्ड द टू टेक्नोलॉजीज एंड कन्वर्ज्ड देम इनटू वन, you allowed this corrupt practice to take on. Now the tragedy is कि एविडेंस इतनी खिलाफ है, और कोई भी आदमी अगर आपको एक क्रिमिनल केस डिफेंस करने का मिल जाए कि आपने पब्लिक एसेट एक बेचा 1651 करोड़ में और बाजार में उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है, तो सेक्शन 13(1)(d प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इट्स एन ओपन एंड शट केस causing wrongful loss to the government of India and a profit to private parties. This is criminal misconduct for which you did it. हम 2.5 साल से इसको 2 साल से लेकर जब से ये दिए गए, तब से लेकर संसद में, जब से पहले चुनाव था, चुनाव के दौरान इसको उठाया। मुझे याद है कि मेरा पहला भाषण 23 जुलाई 2009 को था इस विषय पे। 1.5-2 साल हो चुके हैं। 3 दिन बहस चली, और दुर्भाग्य इस बात का है दैट द प्राइम मिनिस्टर इज द कंप्लीट प्रिजनर ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। अगर मैं कार्रवाई करता हूं डीएमके के एक मंत्री के खिलाफ, तो डीएमके सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी, लोकसभा में मुझे 3 सदस्यों का बहुमत है। इसलिए एवरी स्टेटमेंट ही हैज मेड टिल टुडे इज टू डिफेंड वेल द मिनिस्टर हैज गॉन बाय द पास्ट प्रैक्टिस। They would make vague and false statements of this kind. आपको, you are unable to get any, the whole idea is allow a discussion once in parliament and be done with. The danger in a parliamentary discussion is that you discuss it once, the issue is talked out, and next day people forget about it. But who will investigate this matter? The CBI today is in a position where this government has completely compromised the independence and the investigative ability of the CBI. The CBI today is used to cover up cases against UPA leaders, to harass opponents, but there is a third category also. कुछ ऐसे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी आते हैं, उनके नेताओं के खिलाफ एक तलवार लटकाई रखी है। जब कभी वोट चाहिए हो उनका, तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रेंडली एफिडेविट दे देती है। जब कैश फॉर वोट्स हुआ तो मुलायम सिंह जी के डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस में उन्होंने कहा हम इसको दोबारा रिकंसिडर कर लेंगे। जब कट मोशन हुआ लोकसभा में, सुषमा जी ने डाला, तो उन्होंने कहा बीएसपी के मायावती जी के खिलाफ हम रिकंसिडर करेंगे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस। वोट दोनों बार उनका लेकर फिर रवैया बदल लिया, तो इस बार दोनों टमके लगे हुए हैं। मतलब it's a tragedy that parliamentary votes are held in parliament, but the fate of that vote is decided by CBI affidavits before the Supreme Court. And I hope the Indian judiciary starts seeing through it rather than being gullible. The fate of parliamentary votes has been decided in the corridors of the court.